नमस्कार। ये कहने के लिए तो इंटरिम बजट है, लेकिन ये इंक्लूसिव भी है, इनोवेटिव भी है। एक अभिनव भी और समावेशी बजट है। ये युवा भारत की आकांक्षाओं वाला बजट है और जो चार स्तंभ कहे जाते हैं युवा भारत के, उस पर है। गरीब है, युवा है, अन्नदाता है, नारी है, और इन चारों के लिए बहुत कुछ इसमें है। गरीब और मध्य वर्ग के लिए तो पूरी की पूरी गारंटी देश में है। और जब मोदी की गारंटी की बात करते हैं तो 24 कैरेट खरा गारंटी है वो, क्योंकि पहले दिन से लेके आज तक देखिए, 2014 से 24 तक, जब हम आए थे 14 में, तब तो लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था थी। आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। और अब फिर जब सरकार बनेगी तीसरी बार, तो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। और इसका कारण क्या है? जैसे 11,11,111 करोड़ ये कैपेक्स खर्च होगा, आधारभूत ढांचे पर खर्च होगा, तो निश्चित तौर पर जब सरकार इतना पैसा खर्च करती है तो प्राइवेट सेक्टर और अन्य भी इसमें जुड़ते, तो लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार के अवसर मिलते हैं। और नए भारत के लिए जो आधारभूत ढांचा चाहिए वो इसके माध्यम से बनता है। जैसे 3 रेलवे कॉरिडोर की मैं बात करूं, अब ये इकोनॉमिक कॉरिडोर्स कैसी, अब ये रेलवे कॉरिडोर्स कैसी हैं, जहां पे मान लीजिए आपको सीमेंट दक्षिण भारत में पर्याप्त मात्रा से ज्यादा बनता है लेकिन खपत नहीं, तो ईस्टर्न हिस्से में चाहिए, वहां पे नॉर्थ में चाहिए, तो वहां के लिए लिंकेज होगी। हमारा कोयला एक जगह पे है लेकिन उसका भंडार वहां पर है, लेकिन उसका कोयले में स्टील के लिए, पावर के लिए, जनरेशन के लिए कहीं और चाहिए, तो उसके लिए लिंकेज के लिए बने। आपका उत्पादन मान लीजिए उत्तर भारत या दक्षिण भारत में होता है, लेकिन पोर्ट्स तक कनेक्टिविटी भी नहीं है, तो उसके साथ जोड़ा जाएगा। इसी तरह से भारत की बड़ी संख्या में आबादी रेलवे के माध्यम से सफर करती है, तो उनका जो सफर और आरामदायक और बेहतर हो, उसके लिए 40,000 बोगियों को बदलकर अब वंदे भारत की तर्ज पर बनाया जाएगा। गरीब व्यक्ति के लिए, मध्यम वर्ग वाले के लिए भी उसमें बहुत कुछ है। तो इस तरह से जब आपके बढ़िया रोड होते हैं, बेहतर कनेक्टिविटी होती है, और लोगों ने देखा कि 74 एयरपोर्ट थे, आज 150 हो गए 10 साल में। हमारे 5 शहरों तक मेट्रो थी, आज 20 शहरों से ज्यादा हो गई, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी हो गई। हमारे 90,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे थे, आज 1.5 लाख किलोमीटर के लगभग हो गए। पहले 3,20,000 किलोमीटर ग्रामीण भारत की गांव की सड़कें थी, 3,75,000 किलोमीटर नई बन गई। तो 10 सालों में हमने वो किया जो पिछले 60 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई। एक सवाल यहाँ यही गारंटी मोदी की है। एक सवाल यहाँ पूछना था। आपने कहा कि ट्रेन की नई नई चीजें लाई जा रही हैं, कॉरिडोर बनाया जा रहा है, बोगियां बदली जा रही हैं। मेरा सवाल यहाँ छठ पूजा के दौरान मैं कवरेज करने गया था, या सर्दियों के कारण जिस तरह से रेलें रेट होती हैं, ये बताइए कि सरकार छठ पूजा के दौरान सर्विस कैसे ठीक करेगी, लोगों की मारामारी ना हो, क्योंकि अगली बार हम कवर करने जाएंगे तब, और लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सर्विसेज ठीक करनी पड़ेंगी। दूसरी बात, सर्दियों में आज भी हमारी ट्रेनें घंटों घंटों लेट क्यों चलती हैं? हम इतना आगे निकल गए, लेकिन सर्विस को ट्रैक पर लाने के लिए जो काम होना चाहिए वो क्यों नहीं हो पा रहा? देखिए, पहली बात तो मैं कहूं, अगर देश में, अगर कुल मिलाकर आप दुर्घटनाओं के भी किस्से पुराने देखेंगे और अब के देखेंगे, कितना सुधार हुआ है, बहुत फर्क पड़ा है जी। रेलवे के समय पर पहुंचना, इसमें बहुत बड़ा फर्क आया है। आप अपने रेलवे स्टेशन देखिए, कितने साफ सुथरे हुए हैं। आपके डिब्बे के शौचालय में जाने में बुरी हालत होती थी, प्लेटफॉर्म पे खड़ा होना मुश्किल होता था, आज वो बायो टॉयलेट्स लगाने के बाद सब कुछ बदला है। आखिरकार 10 सालों में सारा बदलाव आया है। और इसके बाद जो आपके क्वालिटी फूड के ऊपर भी अब आप अपने किसी वेंडर के थ्रू भी ले सकते हो, तो वहां की सर्विसेज को भी ले सकते हो। ये सारी फर्क पिछले 10 सालों में देखने को मिला। जहां तक फॉग की समस्या, उससे भी निरंतर लगातार प्रयास जारी रहेंगे। और फॉग के बिना जो समय, उस पर तो ट्रेन समय पर आती है, ये अपने आप में बहुत सुखद अनुभव है। अभी दुनिया भर के लोग स्टेशन के उदाहरण डालते थे। जर्मनी का मैं आपको उदाहरण देता हूं, जहां 3-3 घंटे लेट ट्रेन आ रही है। वो तो विकसित देश है, हमारे से बहुत कम नेटवर्क है, लेकिन उसके बावजूद भारतीय रेल जो करके दिखाती है, दुनिया का शायद ही कोई रेल करके दिखाता हो। सुधार की गुंजाइश सदा है, हम इसमें भी सुधार करेंगे। 149 एयरपोर्ट बन गए, भाषण सुन रहा था मैं, लेकिन मेरा 149 एयरपोर्ट्स बन गए। लेकिन मेरा सवाल यहां भी वही है कि अभी आपने 15 दिन पहले देखा कि फ्लाइट्स को लेकर जिस तरह मारामारी मची, लोग प्लेटफॉर्म पर बैठ गए,
दर्शकों को ये बताइए कि भारत में उस समस्या को दोबारा ना जाना पड़े, उसमें इसके लिए क्या कर रही है सरकार या क्या करेगी? उसके लिए तो एकदम से ही हमारे सिविल एविएशन डिपार्टमेंट ने, माननीय मंत्री जी ने बैठक भी की और निर्णय भी किए। संबंधित अधिकारियों से लेके जो हमारी कंपनीज है उनके खिलाफ कार्रवाई की बात भी कही और उसमें सुधार भी किया। जहां तक देखिए, पहले उड़ान से पहले देश का हवाई चप्पल वाला कभी हवाई यात्रा की सोच नहीं कर सकता था। आज देश के करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको उड़ने का अवसर मिला है हवाई जहाज में, एक से दूसरी जगह जाने के लिए। यह तब संभव हो पाया जब सरकार सालाना हजारों करोड़ रुपया उड़ान योजना के लिए देता है और गरीब व्यक्ति भी उस फ्लाइट के माध्यम से पहुंच पाता है। यह तब संभव ही नहीं था, आज संभव हुआ है। और उसमें भी अगर कहीं एक समय में अगर थोड़ी कमी आई है तो सुधार की हमेशा गुंजाइश है। लेकिन इससे आपकी उपलब्धि वहां नहीं चले जाती कि आपने करोड़ों लोगों को उड़ने का अवसर दिया, हवाई यात्रा का अवसर दिया है। और आज भारत दुनिया का इकलौता देश है जहां भारत की कंपनीज ने 1000 नए एयरक्राफ्ट्स का ऑर्डर किया है। दुनिया की कोई मार्केट नहीं कर पाई, यह भारत की मार्केट नहीं करके दिया है। टैक्स कलेक्शन 3 गुना बढ़ गया 10 साल में, ये दावा आज किया गया। लेकिन टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया, लोगों को कोई फायदा नहीं मिला। सबसे ज्यादा नजर जो है वो मिडिल क्लास की, अपर मिडिल क्लास की टैक्स पे रहती है। टैक्स को लेके क्यों गौण रहा इस बार? मुझे लगता है जगविंदर जी, अगर आप इसको ऐसा रखते कि यूपीए के समय 2 लाख रुपए तक आपकी आमदन के बाद आपको टैक्स लग जाता था। मैं फिर कहता हूं, 2 लाख रुपए की आमदन के बाद आपको टैक्स लगता था यूपीए की सरकार में। आज 7 लाख रुपए की आमदन तक भी आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। यह मोदी सरकार ने किया। उसके बावजूद आपका 3 गुना ज्यादा कलेक्शन बढ़ा, क्योंकि लोगों ने विश्वास किया सरकार के ऊपर कि हमारा एक एक ईमानदारी की कमाई का पैसा आज भारत सरकार देश के विकास के लिए खर्च करती है, गरीब के कल्याण के लिए खर्च करती है। और एक बात मैं आपको बताऊं, ये 7 लाख तक कोई टैक्स दिए बिना भी 3 गुना ज्यादा टैक्स कलेक्शन बढ़ी। इसका मतलब भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ी, जो 10वें नंबर पर थी आज 5वें नंबर की बनी। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी दुनिया की भारत की है। और जीएसटी जिसका विरोध पूरी कांग्रेस करती थी और विपक्षी दल करते थे, आज 1 नेशन 1 टैक्स के कारण यह हुआ है कि 1,75,000 करोड़ रुपया टैक्स कलेक्शन जनवरी महीने की है जीएसटी की, जो सेकंड हाईएस्ट है, और दिसंबर महीने की। और मैं आपको एक बात और इसमें कहूं, अगर आप एवरेज जीएसटी कलेक्शन देखेंगे तो 1,66,000 करोड़ है, जो 90,000 करोड़ नहीं थी कोविड से पहले। यह अपने आप में दिखाता है कि भारत में आय कैसे बढ़ी, भारत में व्यापार कैसे बढ़ा। और इसका सबसे बड़ा लाभ किसी को मिला है तो मध्यम वर्ग को और गरीब वर्ग को। मैं बताना चाहता हूं कैसे। गरीब को अगर 34 लाख करोड़ रुपया डायरेक्ट बेनिफिशियरीज ट्रांसफर के माध्यम से उनके खाते में डाला गया, 2,70,000 करोड़ रुपया सरकार का अलग से बचा, क्योंकि जो खाने वाले थे सिस्टम में कांग्रेस के समय वाले, उनको सबको निकाल दिया गया। आज बटन दबाओ, खाते में पैसा आता है। दूसरा, आपको सबसे बड़ा लाभ यह मिला कि आपका कॉर्पोरेट टैक्स भी कम हुआ, तो आपका इंडिविजुअल टैक्स भी कम हुआ है। इससे उसकी बचत भी हुई, उसकी क्रय शक्ति भी बढ़ी, यानी कि खरीदारी की शक्ति भी बढ़ी। आपकी आमदन बढ़ रही है तो थोड़ी लोगों की भी आमदन बढ़ने दीजिए ना। फिर से बजट, जुलाई के बाद फिर बजट आएगा तो उसमें कुछ राहत दीजिए, आप भरोसा दीजिए। लोग आपसे भी बोलते होंगे, बात हमसे तो बोलते हैं। देखिए, 70 साल में 2 लाख रुपए की आमदन के बाद ही टैक्स लग जाता था। हमने 10 साल में 2 लाख की बजाय 7 लाख रुपए की आमदन तक, 3 गुना से ज्यादा, उसके ऊपर भी आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ रहा है। यह बचत ही है। और इसके अलावा जो बाकी, मान लीजिए आयुष्मान भारत, वो बचत है, क्योंकि आपकी जेब से पैसे नहीं लग रहा, सरकार उसके लिए दे रही है। आपको मुफ्त अनाज, सरकार पैसा दे रही है। आपके लिए इंजेक्शन मुफ्त में, सरकार पैसा दे रही है। अगर अब आप 1 करोड़ घरों के ऊपर सोलर पावर प्लांट लगाएंगे तो आपको 300 यूनिट बिल्कुल मुफ्त में बिजली मिलेगी और 18,000 रुपये सालाना आपकी आमदन भी होगी। ये पहले किसी सरकार ने नहीं किया। 300 यूनिट आपको बिजली के मुफ्त लगेंगे। जगविंदर पटेल जी अपने घर पे सोलर प्लांट लगाएंगे, आपको एडिशनल 18,000 रुपये आमदन भी होगी। और आपको तो टैक्स भी बहुत ले रहे हो ना आप, थोड़ा बहुत दे भी दोगे तो कोई बात नहीं। थोड़ा बहुत
अगर थोड़ा बहुत मुझे 300 यूनिट दे दी तो मेरे से तो टैक्स ही बहुत ले रहे हो। सवाल टैक्स पेयर जो है ना उसका दर्द है ये कि देखिए, टैक्स स्लैब में कुछ ना कुछ बदलाव दिखता रहे ना, उसे उम्मीद रहती है। मैं बजट पर टैक्स वाले ही सबसे ज्यादा नजर रखते हैं। मैं सबसे पहली बात ये कहूं, देश का विकास कहां से होगा? ये जो 4 करोड़ गरीबों को पक्के मकान मिले, 12 करोड़ शौचालय मिले, 13 करोड़ घरों को नल से जल मिला, हर गांव को बिजली का कनेक्शन मिला और 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज बिल्कुल मुफ्त में मिलता है, 80 करोड़ लोगों को अनाज हर महीने मुफ्त में मिलता है और अगले 5 साल की गारंटी भी मोदी सरकार ने दे दी है जिसमें 12 लाख करोड़ रुपया खर्च आएगा और अब 2 करोड़ पक्के मकान हम और बनाकर देंगे। ऐसे ही 1 करोड़ घरों पर सोलर रूफटॉप हम प्रोजेक्ट बनाकर देंगे। ये पैसा कहां से आएगा? सरकार कुछ कर्जा उठाती है, कुछ टैक्स से पैसा जाता है और टैक्स पेयर को सबसे बड़ा फायदा क्या है? आखिर ये पैसा जब खर्च होगा, गरीब की जेब में जाएगा तो गरीब वापस खर्च करता है तो खर्च किस पे करता है? कपड़ा खरीदेगा, जूता खरीदेगा, अनाज खरीदेगा, तो वापस इंडस्ट्री में ही वो पैसा जाता है। ये चक्र है, जो क्रय शक्ति आपकी बढ़ती है, आप खर्च करने की शक्ति बढ़ती है, तो कुल मिला के आपका इन्वेस्टमेंट साइकिल, आपकी जो इकोनॉमी, उसका चक्र घूमता है। और यही सबसे बड़ी बात है कि एक और भारत सरकार अपनी कैपेक्स को बढ़ा रही है, दूसरी ओर गरीबों को पक्के मकान से लेकर मूलभूत सुविधाएं दे रही है, गरीब को अनाज से लेकर मध्य वर्ग को भी पक्का मकान अपना मिले, किराए के मकान पे ना रहे, उसके लिए भी हम योजना लाने वाले हैं। उसकी गारंटी भी मोदी जी ने दे दी है। एक योजना हम भी चाहते हैं आप लाएं। जी, योजना ये लाएं कि बहुत सारे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से हम पब्लिक इंटरेस्ट में रोजाना दिखाते हैं, जो ये स्कीम्स केंद्र लॉन्च करता है इसका पूरा बेनिफिट सब लोगों को नहीं मिल पाता। हम रोजाना कोई ना कोई केस स्टडी उठाकर ये चीजें दिखाते हैं। आपकी शुरुआत अच्छी होती है, लेकिन जमीनी तौर पर क्या वो वाकया ही उसी तरह से इंप्लीमेंट हो रही हैं? इसके लिए कोई मैकेनिज्म क्यों नहीं है? नंबर 1। नंबर 2, 50 स्कीम्स लाने की बजाय क्या केंद्र सरकार कोई गरीबों के लिए, किसानों के लिए 2 या 3 ऐसी स्कीम्स नहीं ला सकती जिसमें लाल फीताशाही के चलते कहीं पे भी कैंची कट या उसका मिसयूज ना हो पाए? या जरूरी है कि 50 योजनाएं ही लानी पड़ेंगी और उसको फिर राज्य अपने हिसाब से, कोई स्टेट के हिसाब से, कोई अपनी पार्टी के हिसाब से अलग अलग तरीके से इंप्लीमेंट करता है? सही फायदा देना है, 2 या 3 स्कीम दीजिए, उसी में उसकी गुजर बसर सही ढंग से चलने लग जाए। आपको अपना थोड़ा चश्मा बदल के देखना पड़ेगा, बाकी सब ठीक है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, अब देश में 4 करोड़ पक्के मकान बने, आपको नहीं दिख रहे, अब मैं इसमें तो कुछ नहीं कर सकता, एबीपी को नहीं दिख रहे हैं तो। हां, ममता बनर्जी ने अपने राज्य में लागू नहीं की तो इसमें आप केंद्र सरकार को नहीं टाइट कर सकते ना। अगर भूपेश बघेल ने गरीब के पक्का मकान बनाने में भी पैसा खा गई उसकी सरकार, तो केंद्र सरकार क्या करेगी? सवाल आप उनके ऊपर खड़ा करो, आपने कितने शो किए उसके ऊपर। दूसरा, मनरेगा का पैसा, आपदा के समय भी मोदी सरकार ने, कांग्रेस की योजना थी 25,000 करोड़ पे, हम 1,10,000 करोड़ रुपया खर्च किया। आपने एक शो किया कि कितना रोजगार मिला है, कितने उससे संसाधन बने हैं, कितने लोगों की आय का साधन बना? आपने वो तो किया नहीं। और जियो टैगिंग करके जो हमने कामकाज खड़ा किया, आप दिखाइए ना कैसे हमने बदलाव किया। इस बार फिर 85,000 करोड़ हमने उसमें रखा है। प्रॉब्लम यह है कि जो विकासात्मक कार्य है, जो अच्छे काम हो रहे हैं, वो मीडिया को नजर नहीं आएंगे। और जिस राज्य में गलती है, शायद बंगाल में आप लोग थोड़ा डरते होंगे दिखाने में, वो बात अलग है, लेकिन बंगाल की हालत देखिए क्या है जी। वहां क्यों नहीं लागू हो पाया? मुझे आपको पूछना चाहिए वापस सवाल। आखिरकार एबीपी वहां तो चैनल है ही है बड़ा। मैं तो ये सवाल पूछ रहा हूं। और दूसरा, मैं आपको सरकार से डरने की जरूरत दूसरा नहीं है, हम हर राज्य का दिखाते हैं और हमारी कोशिश क्या रहती है। मैं दूसरा किसान पे भी आता हूं, मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं, दूसरा किसान पे भी आता हूं, क्लैरिफाई कर दूं। नहीं, 1 मिनट बस। हम हर उस राज्य को उठाते हैं जिस राज्य में लोगों के साथ उनको स्कीम्स का फायदा नहीं मिल रहा, पहली बात। दूसरा, आप कोई भी कार्यक्रम देखिएगा, मैं ये पब्लिक मंच से बता रहा हूं आपको, अगर उसमें एक राज्य बंगाल का होगा तो जहां दूसरी पार्टी की सरकार होगी, हम वहीं जहां तीसरी पार्टी की सरकार है, जहां बीजेपी की है, वहां भी करेंगे। हमने ये तो कहीं कहा ही नहीं कि विकासात्मक कार्य नहीं हो रहे हैं। हम तो कह रहे हैं जो पैसा आपका भेजा जा रहा है वहां पर, क्या वो लग रहा है उन योजनाओं पे? सवाल ये है, वो डाइवर्ट तो नहीं हो रहे फंड? आप सीएजी की रिपोर्ट्स पढ़ लीजिए, फंड्स लग ही नहीं रहे हैं।
ये जो सीबीआई के मुकदमे पश्चिम बंगाल में हुए और भूपे करो जो हमने ऐप लॉन्च की थी कि घोटाला करो भूपेश बघेल को पेमेंट करो, वो इसीलिए किए थे कि उस राज्य में पैसा खा गए जी। अब इसमें केंद्र को दोषी कैसे कर सकते हो? अगर 30 राज्यों में हो रहे हैं, अगर 2 में ना हो तो उस राज्य की कमी है, वहां के लोगों का नुकसान हो गया। आयुष्मान भारत को अगर पश्चिम बंगाल लागू नहीं करता तो आप मोदी सरकार को कैसे जिम्मेदार ठहराओगे? ये तो मुझे सवाल ही नहीं समझ आया आपका। दूसरी बात, किसान सम्मान निधि, पीएम किसान सम्मान निधि 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को अब तक 2,80,000 करोड़ रुपए उनके खाते में पहुंचा है और अगली किश्त पहुंचते 3 लाख करोड़ रुपया किसान के खाते में पहुंच जाएगा। आज तक कोई सरकार नहीं कर पाई, ये मोदी सरकार की गारंटी थी, करके दिखाया। दूसरा मैं आपको बताऊं, किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 30,000 करोड़ रुपया किसान ने प्रीमियम दिया है, लेकिन 1,35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा को उसको मुआवजा मिला। ये मोदी सरकार की गारंटी थी किसान को, तो जाके मुआवजा मिला है। अब देखिए, जो 4 करोड़ पक्के मकान मिले, इसमें से 75% मकान महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री हुई, ये मोदी सरकार ने की। हमने कहा था 2 करोड़ दीदियों को लखपति दीदी बनाएंगे, अब 1 करोड़ बन गई हैं, हमने इसका टारगेट बढ़ा के 3 करोड़ कर दिया। यह पहली सरकार है जो अपने ही टारगेट को और बड़ा करती है जब अचीव करती है। आज तक आप एक सरकार दिखाइए जिसने कहा हो कि हम श्वेत पत्र लाएंगे अपनी सरकार में। हमने 10 साल की सरकार के बाद कहा हम श्वेत पत्र लाएंगे। 2004 से 14 की तुलना 2014 से 24 के साथ करिए, यूपीए के साथ बीजेपी की सरकार की तुलना कीजिए। ये हमने काम करके दिखाया जोगिंदर जी, तब हम कह रहे हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम पे क्या स्टैंड है आपका? बहुत सारे राज्य लागू कर रहे हैं, बहुत सारों में बंद हो जाती है, फाइनली इसका निचोड़ क्या है? सारा एम्प्लॉय वर्ग ये देखता है कि ओल्ड पेंशन स्कीम मिलेगी या नहीं। देखिए, ओल्ड पेंशन स्कीम पे बहुत स्पष्ट भारत सरकार ने कहा है कि सोमनाथन जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी, कमेटी की रिपोर्ट आएगी, आपके सामने आ जाएगा। अभी तक कोई इस पे क्लैरिटी नहीं। जैसे रिपोर्ट, अब कमेटी से पहले तो मैं क्या टिप्पणी कर सकता हूं। आपको लगता है कि जो योजनाएं आपने गिनवाई, जो बजट में आपने कहा कि जो प्रावधान किए गए हैं वो आज से पहले कभी नहीं हुए, आपको लगता है कि इस बजट के आधार पर और अभी तक के कामों के आधार पर आप 400 का आंकड़ा पार कर पाएंगे, जो कि मिशन माना जा रहा है इस बार? अगर दुनिया को उम्मीद कहीं पर दिखती है, होप दिखती है, तो भारत में दिखती है और भारत के नेतृत्व में दिखती है। और देश की जनता को भी लगता है, अगर भारत के 75 वर्ष के इतिहास में कोई राजनीतिक दल ऐसा है जिसने पहले दिन से अपनी विचारधारा को जो कहा वो करके दिया, तो भारतीय जनता पार्टी है, जिसने धारा 370-35A को भी हटाया, ट्रिपल तलाक से भी निजात दिलाया, और अब भव्य राम मंदिर जो कहा था वो अयोध्या धाम में वो भी बनाकर दिया है। हम अपनी किसी भी बात से हटे नहीं। और अटल जी की सरकार का कहना चाहता हूं, अटल जी ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था कि आज हमारी गठबंधन की सरकार है, जब पूर्ण बहुमत की सरकार होगी हम करके देंगे। अंत्योदय की योजना को हम लेकर चले थे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच को। आज अगर आप दिल के ऊपर हाथ रख के देश की जनता कहे, कोई सरकार ऐसी आई जिसने 4 करोड़ पक्के मकान बनाए और अगले 2 करोड़ की गारंटी और देता हो? कोई सरकार ऐसी आई जिसने महिलाओं के लिए, जिसको 4-4 किलोमीटर दूर शौचालय जाना पड़ता था, 12 करोड़ शौचालय बनाकर दे दिए? उस महिला के जिसके सिर पे लकड़ी लाने के लिए जंगल जाना पड़ता था, महिला के दिन का आधा समय तो लकड़ी लाने में, शौचालय जाने में, पानी लाने में, खाना बनाने में, इसी में निकलता था। आज उसकी मुसीबतों को कम किसी ने किया है तो एक गरीब मां के बेटे नरेंद्र मोदी जी ने आकर किया है। उज्ज्वला सिलेंडर उसको दिया। और देखिए, जब उसके घर पे सोलर पावर प्लांट लग जाएगा ना, तो चाहे वो सोलर चूल्हा चलाए, चाहे अपना ईवी व्हीकल ले, तो उसका वहां पे भी खर्चा बचता है। ये भविष्य की योजनाएं हैं जो दुनिया के बहुत कम देश कर पाए, जो मोदी सरकार कर रही है। और मैं इस बात को इसलिए कहता हूं कि युवाओं के लिए क्यों, 1.5 करोड़ युवाओं को स्किल कर देना, लगभग 40 लाख युवाओं को रीस्किल और अपस्किल करना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाना, खेलों का बजट 3 गुना बढ़ाना, और खेलों में तो भारत का नाम कहीं नहीं होता था। आज एशियन गेम्स में 107 मेडल और पैरा एशियन गेम्स में 111 मेडल जीतकर भारत ने सेंचुरी लगाने का कार्य भी किया। अब ये कहां था जगविंदर जी? ये जो पहलवानों वाली कंट्रोवर्सी हुई, इससे वाकई आप खेल मंत्री भी हैं, आपको दुख हुआ थोड़ा कि इस तरह नहीं होना चाहिए था? ऐसी कोई भी घटना जहां पर लगे कि कोई आरोप लगाए,
वो किसी के लिए भी दुखद होती होगी, लेकिन वहां पर निरंतर जांच, अगर पुलिस की हो या कोर्ट में मुकदमा चलना हो, लगातार जो कदम उठाने थे वो उस दिशा में किए गए। आगे से भी कोई इस तरह की संघ की वही विश्वसनीयता ऐसी दोबारा बहाल करने के लिए एफर्ट्स होंगे? इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाने की गाइडलाइंस जो है उसको सभी फेडरेशंस ने अपने यहां पे लागू कर दिया है। 132 सीटें हैं दक्षिण की। दोबारा पॉलिटिकल इशू पे आ जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपने 400 वाला तो छोड़ ही दिया। नहीं 132, मुझे लगा मुझे वापस पूछोगे भाई आपने 400 का जवाब नहीं दिया। उसी पे आ रहा हूं। 132 सीटें दक्षिण की हैं। अगर 400 का आंकड़ा आपको पार करना है या 400 का आंकड़ा आपको टच करना है तो दक्षिण की वो 132 सीटें महत्वपूर्ण हो जाती हैं, जहां की बीजेपी उत्तर भारत की तुलना में बहुत कम है। वहां पर उसकी एनहांसमेंट के लिए साउथ में ज्यादा प्रधानमंत्री का फोकस हो गया है। क्या ये प्लानिंग का हिस्सा है बीजेपी की? देखिए, एक समय था जब पूर्वोत्तर भारत में यूपीए की सरकार कहती थी लुक ईस्ट, वो देखते रहते थे, करते कुछ नहीं थे। मोदी सरकार आई तो एक्ट ईस्ट की पॉलिसी आई। आज पूर्वोत्तर का विकास देखिए, जहां पुल बनने थे, एयरपोर्ट बननी थी, रेल लाइनें बननी थी, क्या हजारों करोड़ का वहां पे निवेश हुआ। जहां त्रिपुरा में हमारी एक सीट नहीं आती थी, वहां हमने पूर्ण बहुमत की सरकार एक बार नहीं 2 बार बनाई है। असम में हमारी सीटें तो दूर, सरकार बनाना दूर, सीटें की दिक्कत होती थी। असम में भी एक बार नहीं, हमने दूसरी बार सरकार बनाई। जहां पश्चिम बंगाल में हमें विधानसभा में सीटें जीतनी मुश्किल होती थी, वहां हमने 18 सीटें हमने लोकसभा में जीतने का कार्य किया है। ये अपने आप में दिखाता है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने देश के अलग अलग हिस्सों में अपना काम किया। तमिलनाडु में हमें एक सीट मुश्किल से आती थी, अब हमने 4 सीटें भी वहां पर तमिलनाडु में जीती। आज आप मुझसे लिख कर लीजिए, अगर इस बार के लोकसभा चुनाव में हमारा विस्तार पूर्वोत्तर के साथ किसी और दिशा में भी होगा तो दक्षिण भारत में भी हम इस बार रिकॉर्ड सीटें जीत कर आएंगे और 400 पार करने का काम करेंगे। अनुराग जी, ये बताइए कि आप नीतीश कुमार से बार बार धोखा खाने के लिए तैयार क्यों हो जाते हैं? एक बार धोखा दिया, फिर उनके साथ हाथ मिला लिया। आखिर ये क्या मजबूरी है या जरूरी है? अगर आप 2020 का चुनाव भी देखेंगे तो किसने लड़ा था? भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी की जेडीयू ने इकट्ठे लड़ा था। हमारी सीटें ज्यादा थी, नीतीश जी की पार्टी की सीटें कम थी, लेकिन हमने नीतीश जी को मुख्यमंत्री भी बनाया, बिहार के हित में बनाया। अब जब उन्होंने आरजेडी का दामन थामा तो मुझे नहीं पता आपके यहां कितनी न्यूज चली, कितनी गुंडागर्दी हुई, कितनी वहां पर फिरौती मांगी गई, कितनी हत्याएं की गई। हालत ऐसी हो गई कि जंगल राज की वापसी हो गई और नीतीश जी को भी लगा कि जंगल राज बिहार में पनपा है आरजेडी के साथ जाकर, और इनका ग्राफ भी गिरा है सरकार का, और बिहार के हित में उनको लगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ही अच्छी सरकार चलती है और बिहार के हित में चल सकती है। तो उन्होंने वापस भारतीय जनता पार्टी के साथ आए, जो पूर्णतः हमें शुरू में भी वोट दोनों के लिए ही मिला था। अब हम बने हैं, पिछली बार 40 में से 39 सीटें हमने जीती थी, इस बार बिहार में 40 की 40 सीटें जीतने का काम करेंगे। और नीतीश कुमार को इसका फायदा होगा या नुकसान? उनकी कम तो नहीं हो जाएंगी? इसमें केवल नीतीश कुमार जी के फायदे की बात नहीं, इसमें बिहार का फायदा होगा, क्योंकि बिहार जंगल राज से वापस आकर विकास की पटरी पर वापस आए। इंडिया अलायंस क्या चुनौती है बीजेपी के लिए? क्योंकि 26 दल एक साथ आए, हालांकि 1-2 दल अभी छिटक रहे हैं, तो ये तो वैसे खुशी की बात होगी बीजेपी के लिए, पर कितना बड़ा चैलेंज आप मानते हैं लोकसभा चुनाव के लिए? ये इंडी गठबंधन है कहां? राहुल जी की यात्रा भी शुरू हुई एक तरफ से, आप मुझे बताइए है कहां? पश्चिम बंगाल में एंटर किए, झारखंड में नहीं, पश्चिम बंगाल में एंटर किए। उनकी सहयोगी दल, जिसके बहुत बड़ा दल है, टीएमसी के बहुत सारे सांसद हैं, क्या वो पश्चिम बंगाल में इनके साथ थे? हाँ या ना? नहीं, वो तो साथ नहीं थे। आपके लिए तो अच्छी बात है ना, खुश हैं आप इससे? इंडी का सब कुछ बिंदियां इसीलिए बीच में लगी हुई हैं कि इसमें उतना ही बिखराव है जितना I.N.I.D.A। ये इंडी अलायंस में ना विचार एक है, ना नेता एक है, ना नीति एक है, ना रणनीति एक है, इनकी तो नीयत में भी खोट है। और इसीलिए एक के बाद दूसरा इनसे छुटकारा पा रहा है। वहां पश्चिम बंगाल में गए तो दीदी छटक ली, जैसे राहुल जी के चरण
झारखंड में पढ़ने की तैयारी हुई तो मुख्यमंत्री जी कहीं खिसक लिए, और बिहार में जो गठबंधन था वो भी छोड़ के चला गया, तो गठबंधन में बचा कौन? जैसे जैसे महाराष्ट्र में भी आप देखिए आगे आगे बहुत सारी, आपके चैनल पे शायद या किसी और चैनल पे कोई खबर चल रही थी, पता नहीं क्या है। अगर सोनिया गांधी तेलंगाना से चुनाव लड़ती हैं तो आपको लगता है कि जो मिशन दक्षिण है बीजेपी का, उसको कहीं ना कहीं नुकसान होगा? सोनिया जी रायबरेली से लड़ी, राहुल गांधी जी मेठी से तो जीत नहीं पाए। अगर सोनिया जी का वहां लड़ने का फायदा राहुल जी को नहीं हुआ, तो अब दक्षिण भारत में क्या फायदा देते जा रहे हैं? तेलंगाना से लड़ने की बात हो रही है। बात तो ये है कि अब गांधी परिवार को और कांग्रेस पार्टी को देश के सबसे बड़े राज्य जहां पे 80 सीटें उत्तर प्रदेश, वहां पे भी एक सीट आती नहीं दिख रही। वो वहां से भी बोरिया बिस्तरा समेटकर एक केरला चले गया, अब दूसरे कहीं और जाने की तैयारी कर रहे होंगे। ये तो अपने आप में दिखाता है कि उत्तर प्रदेश में भी इस बार 80/80 भारतीय जनता पार्टी के नाम ही चढ़ने वाली है। में चाहेंगे। हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो गए हैं, उनका इस्तीफा हो गया है, उनके नए मुख्यमंत्री होंगे चंपई सोरेन। उनको राजभवन से टाइम नहीं मिल रहा और वो कह रहे हैं कि ये बीजेपी खेल करने की फिराक में है, इसलिए हमें टाइम नहीं मिल रहा है। देखिए, हमें कहीं खेल करने की जरूरत नहीं है। हेमंत सोरेन जी के ऊपर आरोप क्या है? जमीन घोटाला, मनी लॉन्ड्रिंग। जमीन घोटाला एक नहीं जी, खदान भी अपने नाम पे जो 1000 करोड़ से ज्यादा, ऐसे 77,000 करोड़ के आप लोग गिन रहे थे कहीं मीडिया वाले कि कितने घोटाले किए होंगे। ये इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि एक मुख्यमंत्री को ईडी जांच करने के लिए पूछने आई और वो दुम दबा के कहीं रास्ते में भाग लिए और 1400 की पता नहीं कितने किलोमीटर की यात्रा करके शायद बाय रोड गए हैं। ऐसी कौन सी मजबूरी है कि ईडी से भागना जरूरी है? ऐसी कौन सी मजबूरी के जवाब देना नहीं जरूरी है? आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी नेताओं के खिलाफ हुई? किसी ने मुझे कहा, अच्छा अब इसमें तेजस्वी जी से, लालू जी से पूछताछ क्यों हो रही? अरे भाई, मैं पूछता हूं आपसे, यहां भैंसों का चारा खा गए थे, पहले भैंसों का चारा नहीं छोड़ा, अब रेल मंत्री बने तो जॉब के बदले जमीन मांग ली। आप देखिए, ये बात करते थे समाजवाद की, लेकिन उन्होंने परिवारवाद की राजनीति की और उसमें भी जमीन ली किससे? उस गरीब से जिसको अपने बच्चे के लिए नौकरी चाहिए थी, जॉब के बदले जमीन। क्या सरकार जवाब ना मांगे? क्या जो आरोप लगे इस पे जांच नहीं होनी चाहिए? आखिरकार लालू यादव जी राहुल गांधी जी के साथ मीट तो बना सकते हैं खड़े होके, इंडी गठबंधन की मीटिंग में मुस्कुराते हुए जा सकते हैं, 4 घंटे बैठ सकते हैं, लेकिन ईडी की जांच पे आने के लिए 2 लोगों का हाथ पकड़ के चलना पड़ता है। सर, वो टाइम कह रहे हैं कि टाइम दे देंगे राजभवन वाले या नहीं? मैं सिर्फ ये सवाल था, वो कहते हैं बीजेपी के इशारे पर नहीं कर रहे, हम तो घोटाले में जा ही नहीं रहे। देखिए, इशारे छोड़िए, क्या स्वतंत्र जांच एजेंसी को लोकतंत्र में भ्रष्टाचारियों से जवाब पूछने का अधिकार है कि नहीं? आज देश को तय करना होगा, क्या इन घोटालेबाजों से, भ्रष्टाचारियों से जवाब लेना चाहिए कि नहीं? और पूर्ण के पहले के किस्से भी देखें, चारा घोटाले में लालू यादव जी को जेल हुई कि नहीं? क्या बाकियों को जेल में, जो अरविंद केजरीवाल जी बड़ी बड़ी ईमानदारी के सर्टिफिकेट बांटते थे, क्या उप मुख्यमंत्री जेल में है कि नहीं? क्या स्वास्थ्य मंत्री 1.5 साल जेल में रहे कि नहीं? क्या सांसद जेल में है कि नहीं? ये आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस या आरजेडी या बाकी हो, जिन्होंने घोटाले किए, आज वो जेलों में हवा खा रहे हैं, उनको बेल तक नहीं मिल रही है। यह दिखाता है कि जांच एजेंसियां क्यों भाग रहे हैं, क्योंकि जब कोर्ट में जाते हैं तो बेल नहीं मिलती और जब ईडी के सामने जाते हैं तो जवाब देने को नहीं मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग ठाकुर जी। बजट से लेकर राजनीति तक और आम चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं, इन तमाम चीजों पर बोल रहे थे। कुछ सवाल थे, हो सकता है अनुराग जी को अच्छे ना लगे, हम क्षमा चाहते हैं। अरे बिल्कुल नहीं, आप जो मर्जी, आप 4 सवाल पूछना हमारा काम है। बहुत बहुत शुक्रिया। और गारंटी वाले बजट में आगे मेहमानों का सिलसिला लगातार यूं ही चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।